नमस्कार। सवाल तो पूछेंगे में आपका स्वागत है और मैं राजेश सोनी। आज का हमारा विषय है शिक्षा या फिर कारोबार। दरअसल देश में कोरोना महामारी का असर देखने को मिला है और देश में लोगों की नौकरियां भी गई। लाखों लोग बेरोजगार हुए, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान शिक्षा के क्षेत्र में हुआ। साथ ही इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा बदलाव भी हुआ। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अब सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से 2019 तक राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ 30% बच्चे ही ट्यूशन लिया करते थे, लेकिन 2022 तक यह आंकड़ा बढ़कर 50% से भी ज्यादा हो गया। ट्यूशन लेने वालों में सरकारी और प्राइवेट दोनों ही स्कूलों के छात्र छात्राएं शामिल हैं। और अब तो देखने में यह भी मिल रहा है कि कम पढ़े लिखे अभिभावक भी बच्चों की पढ़ाई को लेकर जागरूक हो चुके हैं। अभिभावकों को बच्चों का बेस कमजोर होने का डर सता रहा है, जिसके चलते अभिभावक ट्यूशन कोचिंग पर फोकस कर रहे हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन 2021 और शिक्षा की 16वीं वार्षिक स्थिति रिपोर्ट की यदि हम बात करते हैं, जिसमें देश की शिक्षा व्यवस्था और गुणवत्ता पर पहले ही कई तरह के सवाल उठ चुके हैं, लेकिन अब भारत में ऑनलाइन ट्यूशन और कोचिंग बाजार की निगरानी करने वाली संस्था टेक्नोव्यू 2022 ने कहा है कि शिक्षा की अनदेखी के चलते भारत में कोरोना के बाद ऑनलाइन ट्यूशन कोचिंग कारोबार का रिकॉर्ड 15.96% की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, जो कि 2025 तक $14.76 अरब होने की संभावना जताई जा रही। ट्यूशन के इसी बढ़ते कारोबार पर हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले हम मेहमानों का परिचय आपसे करवाते हैं। हमारे साथ अंशु गुप्ता जी हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही राजेश पाठक जी, राज्यपाल प्रतिनिधि हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और आनंद सबधाड़ी जी हैं, जो कि शिक्षाविद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं, लेकिन पहला सवाल अंशु जी मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और परिवार से जुड़ी हुई हैं, और बेहतर तरीके से आप बता सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि कोरोना के बाद कितनी मुश्किलें पूरे देश भर में हुई। एक तो रोजगार का संकट, लोग बेरोजगार हो गए, नौकरियां चली गईं, और उसके बाद बच्चों की पढ़ाई बहुत अहम हो जाता है। लंबे समय तक स्कूल बंद रहे, ऑनलाइन पढ़ाई की ओर लोगों का रुझान बढ़ा, ट्यूशन की ओर लोग बढ़ने लगे। तो आप कैसे देखते हैं जिस तरह से ये ट्यूशन का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या ये सही है? देखिए, देश की विडंबना ही यही है, जहाँ चीज़ हमारी जो शिक्षा है, एक पूरे एक स्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है इंसान का पूरी तरह से। हम विकास कहते हैं, जिस तरह से एक नन्हे पौधे से एक सबल नागरिक जो बनता है, वो शिक्षा के द्वारा ही बनता है। और विडंबना देश की ये है कि वो इतने महंगे स्तर पे चला गया है कि अब अभिभावक कुछ भी करके एक अच्छी क्लासेस के लिए, एक अच्छे कोचिंग सेंटर के लिए हर तरह का एक्स्ट्रा मतलब इनकम की तरफ भी जाते हैं। तो ये विडंबना है, पर ठीक है, देश में इस तरह से अगर कोचिंग चल रही है तो एक चीज़ बहुत ही स्पष्ट मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी, और आपको साधुवाद है कि आपने इतना गंभीर और संवेदनशील विषय पर आज चर्चा रखी। क्योंकि अगर हम स्कूल्स की बात करें, हम शिक्षण संस्थानों की बात करें, तो शिक्षण संस्थान भी शिक्षा देने का काम कर रही हैं, और उसके बावजूद भी बच्चे को अगर कोचिंग क्लास ट्यूशन्स जाना पड़ रहा है, तो ये अति गंभीर और सोचनीय बात है कि बच्चा क्या वहाँ पूरी शिक्षा नहीं ले पा रहा, कहाँ क्या लैकिंग हो रही है, किस तरह का शिक्षण हमारा जो सब्जेक्ट का एक स्ट्रक्चर बनाया है, जो कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है हमारे विभागों ने, वो किस तरह का है, स्कूलों ने किस तरह का कोर्स डिज़ाइन किया। क्या वो बच्चे इतने परिपक्व नहीं हो पाते कि वो परीक्षाओं या किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आगे फेस कर पाएँ? क्यों उनको शिक्षण संस्थान के अलावा कोचिंग की ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि इस तरह से अगर आप देखें तो एक अभिभावक पे डबल मार पैसे की पड़ रही है। आजकल शिक्षा इतनी आसान नहीं रह गई। स्कूलों में एडमिशन सबसे पहले तो बड़ा मुश्किल हो गया है, उसके बाद एडमिशन के बाद जो भारी भारी फीस हैं वो भी अलग अलग पैरामीटर्स में है। मतलब किसी स्कूल की विशेषता इंटरनेशनल स्तर की सुविधाओं की है, किसी स्कूल की विशेषता डिजिटलाइजेशन की है। तो मतलब वो विशेषताएं और किसी ना किसी तरह एड ऑन चीज़ें जो वो फ्लैश करते हैं, जिस तरह से पब्लिसिटी करते हैं, तो वो शिक्षकों के लिए तो मुझे नहीं पता कि कैसा स्तर रहता है, बट अभिभावकों के लिए, क्योंकि मैं भी
एक पेरेंट हूँ और मेरे भी दोनों बच्चे हैं, पढ़ते हैं, तो हमें पता है कि घर चलाने के साथ जो ये शिक्षा की दोहरी मार पड़ रही है, मतलब ट्यूशन्स भी साथ में है, तो ये बहुत ही चिंतनीय और अति गंभीर विषय। इस पर शासन प्रशासन को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए कि अगर शिक्षण संस्थाओं में बच्चों को वो शिक्षा नहीं मिल रही है और उसके अलावा उनको फिर 4-4 5-5 घंटे किसी कोचिंग सेंटर में बिताने पड़ने, वो भी महंगे कोचिंग सेंटर में, तो ये देखने का और विश्लेषण करने का बहुत निश्चित तौर बड़ा पर और चिंता मैटर का है। विषय यहाँ पर हो जाता है। हम बात यहाँ पर कह रही हैं राजेश पाठक जी, जिस तरह से अंशु गुप्ता ने जी ने कहा है कि शिक्षण संस्थान है, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ रही है, कहाँ नाकाम है ये कि बच्चों को कोचिंग की तरफ रुख करना पड़ रहा है, और वो भी ऐसे महंगाई के दौर में। मनमानी फीस जो है यहाँ पर वसूली जा रही है। पहले तो बच्चे स्कूल की फीस ही नहीं दे पाते थे, अभिभावक उससे परेशान रहे, मामला कोर्ट तक गया। कोर्ट ने जहाँ फीस कम करने के निर्देश दिए, लेकिन वहाँ से छुटकारा मिला, तो अब बात कोचिंग पर आ गई। नमस्कार। मैं यहाँ मेरे साथ में सहयोग में सम्मानीय बड़ी बहन बैठी हैं, उनको भी नमस्कार करता हूँ और सबको भी नमस्कार है। मेरा इस विषय में बहुत स्पष्ट कहना है। मेरा बचपन की पढ़ाई बहुत साधारण और सरकारी स्कूल में भी थी, तो मेरा ये कहना है, इसमें मैं शिक्षा जगत में जो भी ये प्रसार स्कूल कॉलेज में ये जो चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं अपन भी दोषी हैं। अपने मन अंदर का जो भाव है उसको अपन पहले ठीक करें, मेरा ऐसा मानना है। मेरे समस्त माता पिता पेरेंट्सों से निवेदन है कि आप ये बड़ी बड़ी कोचिंग, बड़ी बड़ी स्कूल और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग की ओर जो रुझान होता है, उसे ना देख के एक अच्छे शिक्षक को ढूंढें, उसे ना देख के अपने बच्चे में अच्छे संस्कार दें। पेरेंट्स को या माता पिता को ऐसा लगता है कि मेरे बेटे की 1 लाख फीस जा रही है या बड़ी बिल्डिंग में जा रहा है तो वो बहुत अच्छा पढ़ लेगा, जबकि मैं इसे नहीं मानता। मैं खुद नंगे पांव आज भोपाल आया था कभी, पर आज जगत जननी माँ सरस्वती की कृपा से मेरा बीकॉम, एमकॉम, एलएलबी, पीजीडीसीए, एमएसडब्ल्यू तक अध्ययन है। छात्र राजनीति में भी ठीक सक्रिय रहा। तो ऐसा कहीं नहीं है कि बड़े स्कूलों में या किसी में ये रहा है, ये तो अपने मन की धारणा है। इसलिए मेरा इस आपके चैनल के माध्यम से सभी शिक्षाविद और सभी पेरेंट्सों से विनम्र निवेदन है कि आप अपने बच्चे को पढ़ाने का मन बनाएं, स्कूल या बिल्डिंग का मन नहीं बनाएं। जैसा मेरी सम्मानी बड़ी बहन ने जो अभी बताया, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं कि एक परिवार आधे से ज़्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य उससे ही घिरा रहता है। ऐसा नहीं है कि गरीब परिवार के बच्चे आईएएस नहीं बनते, गरीब परिवार के बच्चे बड़े अधिकारी नहीं बनते। ये तो सिर्फ माँ बाप की सोच है कि मेरा बच्चा फला स्कूल में पढ़ेगा इसलिए अच्छा जाएगा। और रहा सवाल फीस का, तो जितने भी ये प्राइवेट स्कूलें हैं, मैं उनके खिलाफ एक अभियान चलाता हूँ और मेरा आप सबसे भी निवेदन है कि हर शर्त उनकी ना मानी जाए। अगर अपन छात्र अपने लोग अपने बच्चों को स्कूल वहाँ नहीं भेजेंगे तो स्कूल चलेगा कैसे? अपने बच्चे तो कहीं भी पढ़ लेंगे, या सब देश की जनता ये तय कर ले कि फलाने के स्कूल का बहिष्कार करना है, तो उसमें उस महाविद्यालय का क्या होगा या उस विद्यालय का क्या होगा? इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन है सबसे, और मैं इस चैनल को भी बिल्कुल साधुवाद, धन्यवाद, कोटि कोटि बात देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा विषय उठाया। विषय बहुत अहम हो जाता है, और जिस तरह से आनंद जी, राजेश पाठक जी ने कहा है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बड़े बड़े स्कूल और ज़्यादा फीस भरने से ये तय नहीं हो जाता कि वहाँ की शिक्षा कैसी होगी। क्या आपको भी ये लगता है कि निजी ट्यूशन एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से स्कूल और विद्यार्थी लापरवाह होते जा रहे हैं? देखिए, मेरा तो ऐसा सर, मानना है मेरा आनंद जी से सवाल लौटूंगा राजेश जी आपके पास। जी 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 सर, ठीक। जी, धन्यवाद जी। मैं दोनों जो हमारे मेहमान आज बैठे हैं उनकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि एक शिक्षित व्यक्ति ही स्वच्छ समाज की स्थापना कर सकता है। शिक्षा जब तक नहीं मिलेगी तब तक शायद हम तरक्की नहीं करेंगे। आपको शायद मालूम होगा कि भारत में अगर सबसे ज्यादा शिक्षित कहीं हैं तो वो केरला में है, और अगर एवरेज हम देखें तो मध्य प्रदेश लगभग 60% के आसपास शिक्षा में है, जो मेरे ख्याल से काफी कम है, उसको बढ़ाना चाहिए। अब बात यहाँ आती है कि शिक्षा जो है वो देनी है। अब शिक्षा सरकारी स्कूल भी दे रहा है, शिक्षा प्राइवेट स्कूल भी दे रहा है, शिक्षा ट्यूशन वाले भी दे रहे हैं, और शिक्षा
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ट्यूशन वाले भी दे रहे हैं, जिनमें हम भी शामिल। एक समय था, आज से बहुत समय पहले अगर हम देखें तो शिक्षा और चिकित्सा ये एक नोबल कॉज होते थे। शिक्षा और चिकित्सा ये एक सेवा के काम होते थे। आज भी शिक्षा और चिकित्सा को सर्विस इंडस्ट्री कहा जाता है, लेकिन आजकल इस सर्विस के साथ एक इंडस्ट्री शब्द जुड़ गया है। बताते हुए बड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि मैं इसी फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन आज की डेट में शिक्षा और चिकित्सा मतलब डॉक्टर का व्यवसाय और स्कूल कॉलेज का व्यवसाय और कोचिंग का व्यवसाय एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गया है। बड़े बड़े बिजनेसमैन इसमें घुस रहे हैं, जो गलत है। इससे कहीं ना कहीं जो असली शिक्षक है हम जैसे, उनका भी हनन है, क्योंकि वो शिक्षा शिक्षा की तरह होना चाहिए और शिक्षा को दान के रूप में देना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा, आजकल उसको इंडस्ट्री बन गया। ये चीज गलत है, मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ। दूसरी चीज मैं बोलना चाहूंगा कि दो तरह की शिक्षा होती है। एक वो जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है और उसके बाद बच्चा ट्यूशन जाता है, वो पढ़ता है। जरूरत ही नहीं, अगर स्कूलों में हम अच्छा पढ़ाएंगे, टीचर अच्छा 100% देंगे और बच्चे अपना 100% पढ़ेंगे। और अभी थोड़ी देर पहले भाई साहब ने बोला कि हम पूरे पेरेंट्स को एकजुट होना चाहिए कि हमें कोचिंग नहीं भेजना है, हमें ट्यूशन नहीं भेजना है। अगर परिवार एकजुट हो जाएगा कि हम जब ट्यूशन में स्कूल में लाखों रुपए खर्च करें तो हम ट्यूशन में क्यों दें। जब परिवार माँ बाप ही नहीं भेजेंगे तो बच्चा जाएगा कैसे और ट्यूशन वाले कमाएंगे कैसे। एक तो ये चीज होनी चाहिए। दूसरा ये चीज होनी चाहिए, अभी एक खबर आई कि भाई कोविड के बाद से लोगों की आमदनी कम हो गई है, कोविड के बाद लोगों का पैसा कम हो गया। ये मैं भी मानता हूँ, बिजनेस डाउन हुआ है, लोगों की नौकरियां चली गई हैं। बहुत सारे स्कूल, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले लोग आज सरकारी स्कूल में गए। मैं ये नहीं बोल रहा सरकारी स्कूल बेकार है, लेकिन प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल का अगर कंपैरिजन करेंगे तो आपने खुद अपने बातों में बोल दिया कि प्राइवेट स्कूल अच्छे थे लेकिन सरकारी स्कूल से कम है और सस्ते हैं, इसलिए हम सरकारी स्कूल में उनको भेज रहे हैं। इसका मतलब हम खुद अपनी बातों से स्पष्ट कर रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर वैसा नहीं है जो प्राइवेट स्कूलों में। तो मैं गवर्नमेंट से भी यह निवेदन करूंगा कि ये क्या बात है कि आज सरकारी स्कूल में बच्चा जाना नहीं चाहता पढ़ाई के लिए, लेकिन सरकारी कॉलेज की जब बात आती है तो लाइन लगा के बच्चे इंतजार करते हैं कि हमें सरकारी कॉलेज में एडमिशन चाहिए। ऐसा क्यों? ये जो एक अंतर है सरकारी कॉलेज का और सरकारी स्कूल का, इसको अगर हम दूर कर देंगे तो बच्चे को सरकारी ट्यूशन की भी जरूरत नहीं है, प्राइवेट सरकारी स्कूल की भी जरूरत नहीं है, प्राइवेट स्कूल की भी जरूरत नहीं है और ट्यूशन की भी जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, हम जिस फील्ड से बिलोंग करते हैं वो कोचिंग इंडस्ट्री है। मैं खुद सप्ताहानी कोचिंग का संचालन करता हूँ। हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराते हैं, इसमें बैंक हुआ, रेलवे है, एसएससी है, मेरे तरह और भी जैसे नीट है, आईआईटी है, जेई है, ऐसे बहुत सारे कोचिंग क्लासेस हैं जो इसको चलाते भी हैं, बच्चे पास भी होते हैं और रिजल्ट भी आता है तो अगले साल बच्चे और भी आते हैं। लेकिन अगर हम अपने स्कूल के कोर्सेज में ये पढ़ाई, कोई भी आपको एनडीए की तैयारी कोई स्कूल नहीं कराता, कोई कॉलेज नहीं है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराता है, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो आपको डॉक्टर बना सकती है, इंजीनियर बना सकती है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपना जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, बचपन से अगर हम उनको जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई कराएंगे तो बड़ा होते होते बच्चा दिन भर वही चीजें पढ़ेगा। तो उसको नीट करना है तो नीट की तैयारी वहीं हो जाएगी, तो उसको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, उसको आईआईटी करना है तो बचपन से स्कूल में अगर वही पढ़ाई मिलेगी तो क्यों वो कोचिंग जाएगा। ये थोड़ा सा हमारी सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा कि एजुकेशन पॉलिसी में अगर थोड़ा सा बदलाव करें और हम जैसे इंस्टीट्यूट वाले अपनी फीस में अगर बदलाव करें और पेरेंट्स अगर अपनी मानसिक शक्ति में बदलाव करें, अगर ये तीनों चीजें बदलाव होंगी तो मैं दावे से बोल रहा हूँ कि कोचिंग इंडस्ट्री बच्चा कम जाएगा, स्कूल कॉलेजेस की पढ़ाई पर ज्यादा निर्भर करेगा और स्कूलों की भी फीस बड़ी कम हो जाएगी और गवर्नमेंट स्कूलों में लोग जाना चाहेंगे। धन्यवाद। एजुकेशन पॉलिसी में सुधार की ज़रूरत है और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि अभिभावकों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है, और यही बात राजेश पाठक जी भी कह रहे थे। अंशु गुप्ता जी, मैडम आपके पास आऊँगा। यदि अभिभावक जागरूक तो कहीं ना कहीं होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन एक डर ज़रूर है अभिभावकों के अंदर, कहीं बच्चों का बेस कमज़ोर ना हो जाए, और यही वजह है जो मजबूरी में ट्यूशन भेजना पड़ता है, कोचिंग का रुख करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें, मतलब समग्रता से अगर सोचें तो एक वजह तो ये हो ही सकती है। साथ ही आजकल जो पेरेंट्स हैं वो न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, पहले के जैसे परिवार में नहीं रह रहे। जो हमारे जॉइंट फैमिलीज होती थी तो उसमें क्या होता था कि चाचा हैं, ताऊ हैं, दादा हैं, ये बच्चे को एक मतलब एक बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, जैसे चाचा अगर इंजीनियर हैं तो वो वहाँ से उसको कुछ ना कुछ इनपुट्स मिल जाते थे, दादा दादी उसको संस्कार देते थे। तो अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। साथ ही दोनों पेरेंट्स अर्निंग हो गए, मतलब कामकाजी हो गए हैं। तो अब पेरेंट्स के पास तो समय है ही नहीं कि वो अपने बच्चे को बहुत हद तक पढ़ा पाएँ, क्योंकि पढ़ाने के लिए टाइम चाहिए और वो टाइम माँ बाप के पास है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं वो सहारा ढूंढते हैं कि स्कूल से आया बच्चा
थोड़ी देर घर में खाना पीना खाए और उसके बाद वो कोचिंग चला जाए, तो उनकी तो इतिश्री हो गई। यही बहुत गंभीर बात है कि हमने अपनी जिस संतति को इस संसार में लाया और हम चाहते हैं कि वो संस्कारवान भी बने, वो एजुकेशन में भी बहुत हायर साइड पर जाए, वो बहुत हमारा नाम भी रोशन करे, तो हम अपनी चीज़ों को सही में कहीं ना कहीं एक तरह से दरकिनार कर रहे हैं। हमारे जो कर्तव्य हैं, हम किस तरह से बच्चे का पालन पोषण करें, उस जगह कहीं पेरेंट्स, आपने बिल्कुल सही कहा कि पेरेंट्स की बहुत बड़ी खामी है, क्योंकि जिसके पेरेंट इस तरह से लापरवाही के साथ बच्चे को पाल रहे हैं, उन बच्चों का तो रिजल्ट सही में कम आ रहा है। मैं उन पेरेंट्स की बात करती हूँ जो संवेदनशील हैं। बहुत सी माएँ हैं जो बहुत अच्छी एजुकेटेड हैं, पर उन्होंने अपने बच्चों को एक अच्छा देश का नागरिक बनाने का संकल्प लिया और उनने अपने आप को घर पे ही रहना मंजूर किया। और उन बच्चों का आप पालन पोषण देखिए, बौद्धिक स्तर देखिए, उनका मानसिक स्तर देखिए, वो सारा बहुत अच्छे से परिपक्वता के साथ समाज में आ रहे हैं और वो रिजल्ट भी लेके आ रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी वो अच्छा काम, मतलब अच्छा रिजल्ट ला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कि पेरेंट्स का तो बहुत बड़ी भूमिका है ही बच्चे को डेवलप करने के लिए। साथ ही जो हम एक चीज़ में पूरे चीज़ों में देखती हूँ कि बच्चा स्कूल से आया और सावधानी सर ने भी कहा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा एजुकेशन पॉलिसी इतनी परिपक्व होनी चाहिए कि हम मतलब उसमें हम स्किल ओरिएंटेड या फिर हमारा जो भी कंसर्न लाइन में हमको जाना है, अगर हमको डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, हमको शिक्षाविद बनना है, जो भी है उसको बचपन से उस बेस के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये जो बाई पैरेलल लाइन हमारी जो कोचिंग क्लासेस की चल रही है, वहाँ पे वो चीज़ कहीं ना कहीं बहुत हद तक ख़त्म होगी। तो इसके लिए पेरेंट्स को ही जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने बच्चे से जितनी ज़्यादा उम्मीद करें तो उतना उसके अंदर इनपुट्स और उसको उसी तरह से पालें तो सही। हम बच्चे के ऊपर प्रेशर तो बना रहे हैं, तुमको आगे अभिभावकों की बढ़ना है। जागरूक होने की आवश्यकता है मैडम, लेकिन बहुत कई जगह ज़रूरी, हमने देखा बहुत है कि एक ज़रूरी। तबका ऐसा भी है जहाँ जानकारी का अभाव होता है, कम पढ़े लिखे अभिभावक होते हैं, तो उनकी मजबूरी हो जाती है कि उन्हें बिल्कुल ट्यूशन की तरफ रुख करना पड़ता नहीं, है वो क्योंकि वो स्कूल में पढ़ाई नहीं है। नहीं, वो बिल्कुल सही आपकी बात कि जो कम पढ़े लिखे माँ बाप हैं, उनकी तो सही बात है, ये मजबूरी है, तो वहाँ तो उनको एजुकेशन के लिए आगे कोचिंग सेंटर में भी डालना। पर वो पेरेंट्स, मैंने ये देखा है कि जो कम पढ़ी लिखी माँ है, उनके अंदर एक ललक रहती है, वो हार्ड वर्किंग रहती है और वो कहीं ना कहीं उनके अलग एफर्ट्स रहते हैं, उनका अलग तरह से पालन पोषण होता है उन बच्चों का, और वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाती हैं। उनके अंदर एक जज्बा होता है कि मेरे बच्चे को, मैंने जो नहीं कर पाई, मेरे बच्चे को करना चाहिए। तो वो मतलब हर चीज़ का अलग अलग आप एक आकलन कर सकते हैं, पर हाँ, पेरेंट्स को बहुत मजबूती से अपने ठीक। बच्चों के लिए अवेयर होना पड़ेगा। राजेश जी, हमने जिस तरह से देखा कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस का चलन चला, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने लगे, जिसकी वजह से बच्चे डिजिटली हो गए। डिजिटली अटैचमेंट की वजह से दिमाग पर भी बच्चों के बुरा असर पड़ रहा है। क्या ये ऑनलाइन क्लासेस सही? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आनंद सब्दानी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा और उनकी एक बात से बहुत सहमत हूँ कि शिक्षा तो दान करी जाती है, शिक्षा का कोई मोल नहीं होता। जिस व्यक्ति ने शिक्षा का मोल लगा लिया, बाजार बना लिया, वो शिक्षक नहीं माना जाता मेरी नज़र में, समाज की नज़र में। इसलिए आनंद सब्दानी जी तक तो, मैं 1 मिनट का विषय है, आनंद सब्दानी जी तक तो बच्चा तब पहुंचता है जब वो परिपक्व हो जाता है। उसको अपनी दिशा तय करना रहती है कि मैं किस दिशा में जाऊं, ठीक है। लेकिन बात आती है स्कूल पे, तो जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, बिल्डर्स हैं, उनको स्कूल खोलने की क्या ज़रूरत है? जब ईश्वर ने इतना दिया है, आप इतने बड़े बिल्डर हैं, सब हैं, तो उनको ये खोलने की क्या आवश्यकता है? तो मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि शिक्षा को व्यापार में ना लाएं, आने वाली पीढ़ी को अशिक्षित ना करें, उन मजबूर माँ बापों को का स्वाभिमान को ठेस ना पहुँचाएं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इसलिए शिक्षा दान की हो जाती है। शिक्षा जितनी मुसीबतों में आएगी उतनी छमछम करती हुई आती है, ये हमारे पूर्वज कह गए हैं। अब मैं आपकी बात पे आता हूँ माननीय राजेश जी, आपने जो कहा है कि 2 साल जो कोरोना काल में ऑनलाइन हुआ है, तो ऑनलाइन जितना हुआ नहीं है उतना उसका हुआ बनाया गया है। संदेशों से खेती कभी नहीं होती, मेरा ऐसा मानना है।
हो सकता है दीदी भी मुझसे बड़ी बहन भी है और माननीय शब्दानी जी तो सरस्वती पुत्र हैं, वो भी सहमत होंगे इस बात से। संदेशों से खेती कभी नहीं होती। अगर ऐसे होती तो पाटलिपुत्र और इतनी बड़ी विद्या पहले के आदिकाल के जो विश्वविद्यालय थे वो खुलते ही नहीं। इसलिए वो तो एक स्कूल को माध्यम था चलाने का। ठीक मैं है, एक उसका माध्यम बिल्कुल था और सहमत कहीं ना नहीं कहीं हूं। इसके साइड इफेक्ट भी निकल कर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। माफी चाहूंगा क्योंकि समय खत्म होता है। तो आपको बता दें कि देश में कोरोना काल के बाद जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में और शिक्षा की व्यवस्थाओं पर कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं, उसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। स्कूल के बाद अब ट्यूशन की तरफ जिस तरह से लोगों की नाराजगियां देखने को मिली है, क्योंकि लोग वहां रुख कर रहे हैं और कोरोना काल में बेरोजगारी, महंगाई, ये इतना बड़ा संकट देश के सामने। और दूसरी बात, बच्चों की शिक्षा को लेकर अभिभावक परेशान हैं, ट्यूशन की तरफ जा रहे हैं, महंगी फीस, लोगों ने इसको व्यापार बना लिया। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही मूलभूत सुविधाएं होती हैं, बहुत अहम मुद्दे हो जाते हैं देश के लिए, लेकिन जब इनका व्यापार होने लगे तो ये बहुत ही गंभीर विषय हो जाता है और सरकार को चाहिए कि इस पर संज्ञान ले और सख्त से सख्त कार्रवाई करें। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज़।